हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया हो? हम भी बढ़िया हैं। और आज हम आपके लिए एक खुशखबरी लेके आए हैं। जो आपका 8 मार्च को जो केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है, उसके लिए हम आपको एक मॉडल पेपर लेके आए हैं। और इस मॉडल पेपर से जहाँ तक मेरा विश्वास है 60 to 70% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। और मैं आपको ये मॉडल पेपर आपको अभी उपलब्ध कराऊंगा। और जिन बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पर भी आ जाए। और अभी आप इसकी फ़ोटो ले सकते हैं और वीडियो को आगे पीछे कर सकते हैं। ये इसके पहला पेज है और ये मैंने अभी बनाया है। ये इसका दूसरा पेज है और ये आपका तीसरा पेज है। ये आपका चौथा पेज है और ये आपका 5वां पेज है। ये आपका 6वां पेज और ये आपका 7वां पेज और ये आपका 8वां पेज। और इस मॉडल पेपर का अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो हम पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पे अपने दे रखा है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन हैं, तो जैसे आप देख सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का है कि अणुसंख्य गुणधर्म है इनमें से। तो ये देखिए आपका ये परासरण दाब, पृष्ठ तनाव, घनत्व और इनमें से सभी। तो आप जानते हैं कि जो परासरण दाब है वो जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। RLVP सभी बच्चे जानते हैं, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जो हिमांक का अवनमन और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन चारों में से एक ही इसमें है, ये परासरण दाब है। तो ये आपका सही हो जाएगा, परासरण दाब। और सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है? तो प्राथमिक एमीन देता है, सभी बच्चे जानते हैं इसको। न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियो और टाइड, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जो हमने आपको पहले पढ़ाया वो तो हमने उसके बारे में पढ़ा कि जो हमने उसको अमीनो अम्ल के बारे में पढ़ाया, जो बेसिक यूनिट है। तो अमीनो अम्ल में जो होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। जो अमीनो अम्ल आपस में जुड़े होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल जो हमारा DNA RNA, तो ये में जो न्यूक्लियोटाइड इसमें होते हैं वो आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और यहाँ पे देखो CONH3 होल 4 Cl2 Cl में CO की उपसंयोजन संख्या। तो उपसंयोजन संख्या के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि जितने भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो हमारे लिगेंड होते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बना रहे हैं, वही उसकी उपसंयोजन संख्या होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक, ये शून्य कोटि का भी पूछा जाता है, प्रथम कोटि का भी पूछा जाता है और द्वितीय कोटि का भी पूछा जाता है। तो इस पे हम आपको डिटेल से पहले भी बता चुके हैं कि शून्य कोटि का जो होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, प्रथम कोटि का केवल सेकेंड इनवर्स। फार्मेलिन क्या है? तो ये 40% फॉर्मेल्डिहाइड विलयन को हम फॉर्मेलिन कहते हैं। जैसे इसको हम जैसे बायोलॉजी में जो हमारे स्पेसिमेन होते हैं वो प्रिजर्व किए जाते हैं फॉर्मेलिन में। अशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता होती है, मोलरिटी जो होती है वो 55.56 सभी बच्चे जानते हैं, हमने कई बार कराया। विशिष्ट चालकता की जो इकाई होती है, विशिष्ट चालकता को हम कप्पा कहते हैं, कप्पा।
कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू L/A। तो आर ऊपर चला जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा, ये आर ऊपर चलाएगा, रेजिस्टेंस का ओम होता है, ओम इनवर्स हो जाएगा, इधर से ये लेंथ का हो जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस प्रकार से हमारा विशिष्ट का क्या लगता है, उसका हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। और ये अभिकथन ये सभी बच्चे इनको ध्यान रखेंगे, कोई विशेष नहीं है। मूललता का सूत्र लिखे सभी बच्चे जानते हैं। विद्युत अपघटनी सेल का एनोड पर आवेश होता है, तो यहाँ एनोड पे हमारा जो गैल्वेनी सेल है उसका एनोड नेगेटिव होता है, तो इसका क्या होता है पॉजिटिव। उपसहसर्जी यौगिक K3Cr C2O4 होल थ्राइस का IUPAC नेम। तो IUPAC नेम हम बता चुके हैं, पहले हमारा पॉजिटिव का नाम होगा फिर नेगेटिव का होगा। पॉजिटिव में हमारा पोटेशियम है और ट्राई ऑक्जेलेटो अक्रोमेट, और उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको छोटे ब्रैकेट में हम लिखेंगे। विटामिन ए की कमी से सभी बच्चे जानते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या है ये जानते हैं। देखो किसी पदार्थ का 1.35, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे इसको देखेंगे, तो किसी पदार्थ का 1.35 ग्राम एसिटिक अम्ल CH3COH के 55 ग्राम 55 ग्राम घुलकर हिमांक में 0.618 डिग्री सेल्सियस का अवनमन करता है। इस पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो हिमांक में अवनमन के लिए तो आप जानते हैं डेल्टा टी है, ये फॉर्मूले आपको याद रखना। डेल्टा टी भी बराबर क्या होता है, जो हमारा क्या होता है, जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सारे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m होते हैं, मोलिलिटी के समानुपाती होते हैं। और आपको पता है कि दुनिया का नियम है, ये चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे Kf आएगा और इनटू m आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा TF इक्वल टू Kf इंटू 1000 क्यों नहीं, क्योंकि ग्राम में जो हमारा सॉल्वेंट है वो ग्राम में है, इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, जो विलायक का भार है वो ग्राम में है। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल देंगे, और हमको यहाँ मोलरता, इस क्वेश्चन में मोलर द्रव्यमान पूछा गया, मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना। तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा m इक्वल टू Kf इंटू 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन ये यहाँ पे हमारा डेल्टा TF आ जाएगा, डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। और इनके मान इस क्वेश्चन में दे रखे हैं कि देखिए स्मॉल w दे रखा है, स्मॉल w 1.35 ग्राम दे रखा है, और कैपिटल W दे रखा है 55 ग्राम, और डेल्टा TF दे रखा है हमें, डेल्टा TF बराबर 0.618, और हमारे को KF दे रखा है, KF बराबर 3.85, और इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और 153.5 ग्राम पर मोल हमारा आंसर आ जाएगा। इसके लगभग हमारा आंसर है। यहाँ हम KF की वैल्यू रखेंगे 3.85 इंटू 1000 इंटू स्मॉल w 1.35 अपॉन डेल्टा TF हमारा दे रखा 0.618 इंटू कैपिटल W हमारा 55। तो इसको हम कट फट जो करते हैं तो आंसर हमारा ये आ जाता है। यहाँ पे पूरा सॉल्व हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे आपने सॉल्व करना है, इसको काट देंगे, चीज़ों को काट देंगे, जहाँ पर डेसिमल दशमलव के बाद जितने अंक आ रहे तो डेसिमल कट जाएगा, और इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पे आपका निकल जाएगा। ऐसे ही कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको हिमांक का उन्नयन कह रहा है, कहीं पे अगर क्वथनांक का उन्नयन करते हैं, एलिवेशन ऑफ 1 पॉइंट अगर कहते हैं, तो सेम यही फॉर्मूला आपका पुटअप हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा टी भी हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे के भी हो जाएगा इंटू 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन
स्मॉल एन इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो आपको पहले ये देखना क्वेश्चन में क्या दे रखा है, और उसके बाद अगर ये निकालना है तो इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ। अगर के भी निकालना है तो इसको यहाँ ले जाओ, जो डिवाइड में है उसको मल्टीप्लाई में है, जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में ले जाओ, क्या दिक्कत है। तो के बी बराबर डेल्टा टी इंटू ये ऊपर चला जाएगा एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, और ये हो जाएगा 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू। तो इस प्रकार से, और ये निकालना कुछ भी निकालना हो तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो कोई दिक्कत हमारा नहीं लग रही, यहाँ पे कोई दिक्कत होगी, यहाँ पे हमें नहीं लग रही किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, समझ ना। इसी प्रकार आप देखें Fe2O4 होल साइज में केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या क्या होती है, अब देखो समन्वय संख्या कितने लिगेंड जुड़े हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं समन्वय संख्या C2O4 आपको ये ध्यान रखना है कि ये बाइडेंटेट लिगेंड है, जो ऑक्सीलेटो है वो बाइडेंटेट लिगेंड है। देखिए ऑक्सीलेटो C2O4 है बेटा, C2 ये बाइडेंटेट लिगेंड है। तो बाइडेंटेट लिगेंड जो हम Fe के साथ जोड़ेंगे तो जुड़ेगा ये ऐसे ही, बाइडेंटेट लिगेंड है। तो देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीलेटो यहाँ जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीलेटो यहाँ जुड़ जाएगा, और एक ऑक्सीलेटो यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा जो होगा, देखो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। कोई बच्चा 3 मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पे बाइडेंटेट लिगेंड है। तो बाइडेंटेट लिगेंड है तो वो दो बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दो बनाएगा। इसी प्रकार से लिगेंड क्या है, एक उदाहरण दीजिए। लिगेंड वह स्पीशीज है जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, समझ रहे। और NiCl4 2- और NiCO4 2- दोनों चतुष्फल के हैं, परंतु NiCl4 2- अनुचुंबकीय तथा NiCO4 2- प्रतिचुंबकीय है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो NiCl4 में है, जो Cl है वो दुर्बल लिगेंड है, और जो CO है कार्बोनिल है वो प्रबल लिगेंड है। अब आपने ये देखना कितने नंबर का पूछा जाए। बाकी आप यहाँ पे NiCl4 2- Cl4 2- जो है ये आप लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये क्या है, सिंगल है, आयन है, क्या क्लोराइड का आयन है, प्लस क्लोराइड चार्ज। और जैसे हम CO में कह रहे तो वहाँ क्या है, इसके लिए होल्ड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुपरमाणु का आयन है। इसमें देखो तो यहाँ पे हम Ni की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, Ni28 लिखेंगे। तो Ni28 ये ऑर्गन लिखेंगे, ऑर्गन 4s2 3d में 8 18 तो 20 8 28 3d 8। और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2 है। तो फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है, 2 जाएंगे डी में तो तब भी 8 ही रहेंगे, 3d8। तो 3d में 8 है दोनों जगह 3d में 8 है, 1 2 3 4 5। इसका दोनों का बता दें एक साथ, दोनों का एक साथ बता दें। डी में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहाँ कार्बोनिल क्या कराएगा, युग्मन कराएगा, तो यहाँ से जुड़ जाएगा कार्बन। आज ये युग्मन नहीं कराएगा, ये आगे से जुड़ जाएगा, यहाँ 4s से जुड़ जाएगा, और पी में भी जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 बचेंगे। तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, यहाँ नहीं बचेगा, यहाँ
यहाँ क्या होगा, यहाँ युग्मन हो जाएगा, ये यहाँ क्या हो जाएगा, देखो देखिए ये युग्मन होगा, यहाँ से जोड़ना शुरू कर देगा, तो इसमें एस में भी जुड़ेगा और पी के 3 है लेकिन 2 ही कक्षक भाग लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, नील, तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। शॉर्ट में बता रहे हैं, शॉर्ट में लेंथेनाइड आकुंचन क्या है, लेंथेनाइड आकुंचन में सभी बच्चे जानते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है, कि जो होता है लेंथेनाइड में क्या होता है, लेंथेनाइड में एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ, जब एटॉमिक नंबर होता है तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ जो जेब भी बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन 4f में जाने एंटर करने शुरू कर जाते हैं, और 4f का सीलिंग इफेक्ट कम होता है, इसलिए साइज घट जाता है, उसी को हम लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। इसके प्रभाव के कारण इनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज समान हो जाती है, इनका साइज छोटा हो जाता है, इस प्रकार से मानक इलेक्ट्रोड जो है क्या है, मानक परिस्थिति में जो होता है, देखो ठीक है। और ई सेल इन इलेक्ट्रोड विभव और इनोट सेल में संबंध बताइए, तो नष्ट इक्वेशन बता दें, ई सेल इक्वल टू इनोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ 10 और प्रोडक्ट की सांद्रता अपॉन रिएक्टेंट की सांद्रता, इसको हम देख सकते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक को एक एक उदाहरण से समझाइए। तो देखो केनिजारो अल्फेरिया, केनिजारो माने नहीं है, इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, और एक इसके पास क्या है, कंसंट्रेट NaOH की उपस्थिति में जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जैसे हमारा फॉर्मल्डिहाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया, तो ये सांद्र NaOH या KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। जो हमारे फॉर्मल्डिहाइड होता है उसमें मेथिल अल्कोहल बनता है, मेथेनॉल, और सोडियम फॉर्मेट बनता है, इससे बेंजल्डिहाइड होता है। तो इसको हम कई बार इसको भी समझा चुके हैं। और एल्डोल संगमन जो होता है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, एल्डिहाइड एल्डोल बनाएंगे और कीटोन क्या बनाएंगे, कीटोन, और क्रॉस एल्डोल भी होता है। एक मोल Al3 प्लस को Al में, एक मोल कह रहे हैं, एक मोल Al3 प्लस, एक Al3 प्लस नहीं करें, एक मोल Al3 प्लस को Al में कन्वर्ट कर, तो किसी भी जैसे एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.66 10 टू द पावर -19 कूलम, और जो हमारा एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 96487 लगभग हो जाता है, लेकिन हम इसको अप्रोक्सीमेट इसमें कूलम मान लेते हैं। तो अब देखो Al3 प्लस को Al में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, इसको 3 मोल इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, तो एक फेरेड, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे एक फेरेड होता, तो 3 मोल पे हो जाएगा 3 फेरेड बराबर 3 इंटू 96500, और इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, समझ लगभग इतना, समझ। इसी प्रकार Cu2 प्लस कहेंगे, Cu2 प्लस को Cu में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 फेरेड हो जाएगा बराबर 2 इंटू 96500, जो भी आंसर आपका आएगा तो वो इतना हो जाएगा। समझ रहे इस बात को सभी बच्चे समझ रहे ना, तो कोई भी टफ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। विद्युत अपघटनीय सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर लिखें। तो विद्युत अपघटनीय सेल होता है, उसमें एनोड और कैथोड एक ही कंटेनर में होते हैं, और जो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है, एनोड और कैथोड अलग अलग कंटेनर में होते हैं। इधर हमारे गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज होता है, इधर इसमें सॉल्ट ब्रिज नहीं होता है। इधर हमारा जो गैल्वेनिक सेल होता है उसका एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है, इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें
जो हमारा विद्युत अपघटन सेल में जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है, जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है। बहुत सारे डिफरेंस है इनके बीच में। तो आप इसको लिख सकते SN2 अभिक्रिया की क्रिया में, जैसे ये इस रिएक्शन में SN2 अभिक्रिया की क्रिया में लिखिए CH3Cl प्लस KOH और ये एक्वस है और ये हो जाएगा CH3OH प्लस KCl। हम जल्दी में बता रहे हैं इसलिए हम ऐसा नहीं। तो ये देखो SN2 रिएक्शन इसमें दिखानी है। SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं, इसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो 2 होती है और इसके पहले जो स्टेप होता है, जो स्लो स्टेप होता है, उसमें न्यूक्लियोफाइल और जो हमारा रिएक्टेंट दोनों इसमें भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये देखो Cl और इसमें आप देखना कि जो हमारा OH है, OH ये K प्लस OH हो जाएगा ना, OH माइनस, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ सामने से अटैक नहीं करता क्योंकि यहाँ से आएगा, इसमें नेगेटिव तो इसमें रिपल्सन होगा, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। ये ध्यान रख, SN2 में जो SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। यहाँ से अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या होता है, ये मंद रिएक्शन होती है, स्लो मंद रिएक्शन होती है, स्लो। तो स्लो स्टेप में देखो 2 चीज भाग ले रही थी, इसलिए इसकी ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होता है, 2। और जो SN1 की है उसका मान होता है, समझ। और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ये देखो CH H और ये देखो इधर ये Cl जा रहा है, इधर से OH आ रहा है, तो इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल, क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड होते नहीं है, हम जानते हैं 4 ही होते हैं, तो ये अनस्टेबल होता है। तो यहाँ से क्या होता है, फिर यहाँ से ये इसके बाद ये हमारा ये देखिए CH3OH जो हमारा हुआ प्लस Cl माइनस, तो ये है देखो यहाँ पे वॉल्डेन प्रतिलोमन भी हो रहा है, यहाँ पे प्रतिलोमन भी हो रहा है। प्रतिलोमन जो आप जानते हैं कि जो छाता उल्टा हो जाता है, प्रतिलोमन में। तो इस प्रकार से ये चीज भी आपकी क्लियर हुई। और इसके बाद है एथिल एमीन, मैथिल एमीन से ज्यादा क्षारीय है, क्योंकि जो हमारी एथिल एमीन होती है, एथिल एमीन में क्या होता है, एथिल एमीन देखो CH3 CH2 NH2 और मैथिलमीन CH3 NH2। तो देखिए एल्किल समूह किसके पास ज्यादा, इसके पास एथिलमीन के पास एल्किल समूह ज्यादा है। तो एल्किल समूह ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा किसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे नाइट्रोजन की तरफ। और नाइट्रोजन पे ज्यादा अगर आवेश होगा, चार्ज होगा, तो वो क्या करेगा, प्रोटॉन को आसानी से इजीली अपने और अट्रैक्ट कर देगा प्रोटॉन को, और इससे ये क्या होगा, अनिक्षारी और ये कम क्षारी। समझ। फॉर्मिक अम्ल फैलिंग विलयन से क्रिया करता है परंतु एसिटिक अम्ल नहीं। फॉर्मिक अम्ल हम जानते हैं, फॉर्मिक अम्ल HCOH, इसमें CHO समूह है कि नहीं, एल्डिहाइड समूह भी है इसके पास। तो एल्डिहाइड समूह फैलिंग विलयन हो टोलिन एमिन कन्वर्स रिएक्ट करता है, लेकिन अगर ये वाला एल्किल हो इधर CH3COOH, ठीक है ना, HCO, यहाँ पे एक O और नहीं है, यहाँ पे HCOOH। तो इसके पास ये क्या है, ये HCOOH है ना, फॉर्मिक अम्ल, ये फॉर्मिक एसिड है।